तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको बहुत अजीबोगरीब किस्सा सुनाएंगे। बहुत बार आप लोगों ने भी सवाल किया और भी न्यूज़पेपर में इधर उधर सर्चर में ये बात हमेशा उठती है कि ऐसा क्या हुआ था जिसको लेकर शेट्टी लोगों की और दूसरे गैंगस्टर में ठन गई। शेट्टीज की और दूसरे गैंगस्टर की दुश्मनी क्यों पड़ी, कैसे पड़ी, क्या कारण था। बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, ज़रा ध्यान से सुनिए। इसमें एक नहीं बहुत सारे एंकल हैं जिन्होंने आगे चल के अंडरवर्ल्ड में रूलर पैदा किए। अंडरवर्ल्ड की हुकूमत कौन कैसे चलाएगा, ये सब उन्हीं दिनों में तय हो गया था। जो कहानी मैं आपको आज सुनाने जा रहा हूँ, जो आपको कोई नहीं सुनाएगा। इसमें कानून का पक्ष, हाई कोर्ट के केस, उस समय के मुख्यमंत्री का रोल जिसके पास होम डिपार्टमेंट भी था, और उस समय के जेल मंत्री कैसे कैसे गैंगस्टर्स की मदद करते थे। मैं किसी पार्टी वार्टी से मिला हुआ नहीं हूँ, ना मेरा कोई रिश्ता है, लेकिन उस समय सरकार चलती थी कांग्रेस की, और कैसे कांग्रेस पार्टी इन गैंगस्टर्स की मदद करती थी। हाई कोर्ट तक एफिडेविट दिए जाते थे झूठे इन क्रिमिनल्स को बचाने के लिए। ये सब का पर्दाफाश आज करेंगे। मैं नहीं, असल में ये पर्दाफाश किया था एक शेट्टी ने, जहाँ से ये पूरी लड़ाई शुरू होती है। और वो शेट्टी का नाम था, एक नहीं दो थे, वो दो भाई थे, शायद पार्टनर थे। एक का नाम था जयंत शेट्टी, दूसरे का नाम था सुधाकर शेट्टी। अक्टूबर 1983 में ये लोग हाई कोर्ट में एक रिट दायर करते हैं, मुंबई के हाई कोर्ट में। उसको आज भी बॉम्बे हाई कोर्ट कहते हैं। और वो रिट लगी थी डबल बेंच के सामने, जिसमें दो जज बैठते हैं। और वो दो जजों की बेंच में एक जस्टिस धर्म अधिकारी थे, एक जस्टिस वजे थे, वी वजे। अब देखिए कि उनको हाई कोर्ट जाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। यहाँ से शुरू होती है शेट्टी वर्सेस द अदर गैंगस्टर, जिसमें ज़्यादा महाराष्ट्रियन थे। दाऊद गैंग के साथ दुश्मनियाँ शेट्टी की कम रही हैं, लेकिन अरुण गवली गैंग, जिसको उस समय पे BRA गैंग कहा जाता था, बाबू रेशम, रमा नायक और अरुण गवली, उसके बाद अमर नायक, और अमर नायक का खास आदमी दशरथ रहाणे अकेला ऐसा अंडरवर्ल्ड का किलर था जिसने 30 के करीब शेट्टी लोगों को मारा। 70 से ज़्यादा शेट्टी लोगों की मौत गैंगवार में हुई, और इनमें से बहुतेरे बिजनेसमैन थे। बार चलाते थे, डांस बार चलाते थे, रेस्टोरेंट चलाते थे, जुए के अड्डे चलाते थे, लेकिन गैंगस्टर नहीं थे। गैंगस्टर बाद में बने। ये लड़ाई का किस्सा शुरू करते 1980 में एक पारसनाथ नाम के आदमी का मर्डर होता है, जिसके केस में बाबू रेशम, रमा नायक और अरुण गवली तीनों को 1981 में सजा हो जाती। केस तो पुराना था, शायद सजा इनको 1980 में होती या 81 में। ये उस हाई कोर्ट की अपील में जिक्र किया हुआ, लेकिन मुझे इनकी रिलीज डेट याद है। उम्र कैद की सज़ा जो सेशन कोर्ट ने सुनाई थी पारसनाथ मर्डर केस में, इन तीनों नेताओं को, जिनके नाम से BRA गैंग चलता था, 1982 में ये तीनों हाई कोर्ट में अपील करते हैं और बेल की डिमांड करते हैं कि हमें
जो उम्र कैद की सज़ा सेशन कोर्ट ने दी है वो गलत दी, और हाई कोर्ट उनको 1982 में बेल दे देता है, 1982 में एंड में, नवंबर दिसंबर में कहीं, और उसके बाद ये लोगों का वही धंधा शुरू हो जाता है जो पहले करते थे। उस इलाके के जितने रेस्टोरेंट वाले थे, जुए के अड्डे वाले थे, दारू के अड्डे वाले थे, उन सब से हफ्ता वसूली शुरू करते, और उसी के चलते हुए जयंत शेट्टी और सुधाकर शेट्टी, जिनके 2 रेस्टोरेंट चलते थे, एक कारनाक बंदर रोड पे चलता था, दूसरा अंबेडकर रोड बाईखाला में चलता था। इनसे भी पैसा मांगा गया लेकिन इन्होंने नहीं दिया। उसके चलते हुए 4 मार्च 1983 को जयंत शेट्टी के भतीजे सुधाकर शेट्टी को दगड़ी चाल बनाया जाता है। ये किस्सा मैं शायद पहले आपको सुना चुका हूँ, इसलिए उसकी डिटेल में नहीं जाऊँगा। बात तो दुश्मनी किया कहाँ से शुरू होती है। दगड़ी चाल में बुला के उसको बुरी तरह मारा जाता है, उसका मर्डर कर दिया जाता है। तो 1983 में ये लोग पकड़े जाते हैं, जेल जाते हैं, लेकिन फिर इनकी पैरोल हो जाती है। पैरोल, एक मर्डर की उम्र कैद में बेल पे आए होते हैं, बेल में आने के बाद दूसरा मर्डर करते हैं, और उस समय का जेल मंत्री अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए इनमें से एक को, बाबू रेशम को, 1 महीने की पैरोल पे छोड़ देता है। उसके बाद 1 महीने के बाद रमा नायक की बहन उसी तरह की एक और अपील करती है होम डिपार्टमेंट को, और वो जेल मंत्री उसको भी 1 महीने के लिए छोड़ देते हैं, और इसी तरह अरुण गवली भी पैरोल पे बाहर आ जाता। अब इतना देख के उस शेट्टी बंधुओं से बर्दाश्त नहीं, वो सीधा हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा, जस्टिस धर्माधिकारी और जस्टिस वज़े की कोर्ट में केस करते हैं कि ये लोग जो इतने खतरनाक क्रिमिनल्स हैं, 2 मर्डर कर चुके हैं, हमारे भी यंग लड़के का मर्डर किया है, और इन लोगों को पैरोल नहीं देनी चाहिए। इनकी जो पहले ज़मानत हुई थी वो कैंसिल होनी चाहिए, और इनकी पैरोल कैंसिल होनी चाहिए। अब देखिए कितनी हिम्मत होगी उन लोगों में जो अपना एक नौजवान बेटा गवा के फिर भी इतने बड़े क्रिमिनल से के खिलाफ हाई कोर्ट में रिट करते हैं, और उसमें सुरक्षा की मांग करते हैं कि हमारे बेटे को मारने के बाद भी हमें धमकियां मिल रही हैं, हम कोर्ट से दरख्वास्त करते हैं कि स्टेट और पुलिस को बोल के हमारी जान माल की रक्षा की जाए। अब उसके लिए हाई कोर्ट सरकार का जवाब मांगता है। अब देखिए जवाब में जो बातें निकल के सामने आती हैं वो चौंकाने वाली हैं। होम मिनिस्टर कहते हैं कि हमने इन तीनों को ज़मानत इसलिए दी है कि हमें इस इलाके के 3 MLAs ने इनकी सिफारिश की है कि हमारी कांग्रेस पार्टी को इनकी बहुत ज़रूरत है। आने वाली म्यूनसिपैलिटी की इलेक्शन थी या कोई इलेक्शन थी, उसमें इनके काम की, इनकी मदद की ज़रूरत है, और जो मिल स्ट्राइक चल रही थी उसमें जो हमारी पार्टी का रोल है उसको आगे बढ़ाने के लिए हमें इन 3 लोगों की ज़रूरत है, इसलिए इनको पैरोल दी जा रही है। कमाल है। जेल मिनिस्टर, होम मिनिस्टर का ये बयान कोर्ट में चौंका देने वाला था। तो कोर्ट ने इमीडिएटली वो पैरोल का ऑर्डर कैंसिल कर दिया, लेकिन तब तक 1 महीने की जो पैरोल दी थी वो 1 महीना पूरा हो गया था। उसके बाद हाई कोर्ट ने गुस्से में आके उनकी बेल भी कैंसिल कर दी, जो
पारसनाथ केस में हाई कोर्ट के सिंगल बेंच ने दी थी। सिंगल बेंच के फैसले को सुनने के लिए ये डबल बेंच बनाया गया था, 2 जजेस का बेंच, वो भी कैंसिल कर दी। अब चाहिए तो ये था कि सरकार बाबू रेशम और रमानायक बाबली को पकड़ के जेल में डाल दी जब बेल कैंसिल हो गई, पैरोल खत्म हो गई। नहीं, उसके अगले ही दिन एक और नया पैरोल का ऑर्डर निकल आता है, एक एक महीना इनकी पैरोल एक्सटेंड कर दी जाती। फिर हाई कोर्ट पूछता है होम मिनिस्टर को, जिसके पास जेल का डिपार्टमेंट भी था, कि आपने क्या किया। वो कहता है जी मेरे पास पावर है, मैं जेल मिनिस्टर हूँ, जेल मैनुअल मुझे इस बात की ताकत देता है, ये मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव राइट है और मैंने ये फैसला लिया है। आप बार बार हमारे काम में क्यों दखल दे रहे हो। इस किस्म का एफिडेविट होम मिनिस्टर कोर्ट में देता है और उसके बाद हाई कोर्ट एक तकड़ी फटकार लगाता है मंत्री को भी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम, जिसके थ्रू ये एफिडेविट फाइल किए गए। हाई कोर्ट कहता है कि भले ही सरकार चलाने में मंत्री जो होता है वो फाइनल अथॉरिटी होता है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। जो आप परमानेंट सेक्रेटरीज हो सरकार के, पॉलिटिशियन तो आते जाते रहते हैं, लेकिन आप परमानेंट हो, यू आर कीपर्स ऑफ द लॉ। आप अपनी जिम्मेदारी इस तरह कैसे भूल सकते हो, कैसे छोड़ सकते हो। उसके बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने एक एफिडेविट दिया। यानी हमने तो बॉम्बे पुलिस को पहले पूछा था कि अगर इनको पैरोल दे दी जाए तो आपको कोई एतराज़ है, तो बॉम्बे पुलिस का कोई जवाब नहीं आया, इसलिए हमने पैरोल दे दिया। आपको याद करवा दूँ कि उसके पहले एक विषय में मुंबई पुलिस के पुलिस कमिश्नर जो जे.एफ. रबैरो थे उन दिनों में, जूलियो रबैरो, जो बाद में पंजाब के डीजीपी बने और हिंदुस्तान के राजदूत भी रहे रोमानिया में, उन्होंने एक एफिडेविट दिया था कि होम डिपार्टमेंट जब किसी खतरनाक अपराधी को पैरोल देती है तो हमें पूछ लेना चाहिए कि उसका बाहर आना उस पार्टिकुलर मौके पे जायज़ है या नहीं है। तो उन्होंने कहा कि जब हमें सरकार ने पूछा हमने उसका जवाब देना था, लेकिन जिस दिन हमें वो लेटर मिला हमसे पूछने का कि आपको कोई एतराज़ है, हमें लेटर मिलने के पहले उनकी पैरोल ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुकी थी। ये मुंबई पुलिस के कमिश्नर का हाई कोर्ट में एफिडेविट कि जानबूझकर होम डिपार्टमेंट ने उनको पहले छोड़ा और बाद में वो लेटर हमें डिलीवर किया। और वो लेटर की कॉपी जो मुंबई पुलिस ने तैयार की थी, जब तक उनको पता नहीं था कि इनको ऑलरेडी छोड़ दिया गया है, उसमें लिखा गया था कि इन तीनों को बिल्कुल पैरोल नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में ईद और गणपति का त्यौहार आने वाला है और वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये तीनों खराब कर सकते हैं। एक इनकी मर्डर की अपील चल रही है, दूसरे श्रीधर के मर्डर का, श्रीधर शेट्टी, जयंत शेट्टी का भतीजा, उसकी केस चल रहा है और ये लोग गवाहों को तोड़ सकते हैं, डरा सकते हैं, खतरनाक क्रिमिनल हैं, इनका शहर में रहना ठीक नहीं है। ये ऑब्जेक्शन बॉम्बे पुलिस ने लगाया था, जो लेटर होम डिपार्टमेंट को लिखा था, लेकिन होम डिपार्टमेंट तो पहले ही इनको पैरोल दे दी। तो फिर हाई कोर्ट को और नाराज़गी हुई। उसके बाद हाई कोर्ट ने इन तीनों की बेल कैंसिल की, जो पारसनाथ केस में मिली हुई थी, और इनकी पैरोल कैंसिल करवाई और इमीडिएट ऑर्डर किया महाराष्ट्र सरकार को कि इन तीनों को इमीडिएटली पकड़ के वापस जेल भेजा जाए।
ये ऑर्डर आने के दूसरे तीसरे दिन बाद रमा नाइक की सिस्टर एक और एप्लीकेशन डाल देती है हाई कोर्ट कि मैं बीमार हूँ, मेरा KEM हॉस्पिटल में इलाज चलना है, मेरा और कोई नहीं है, मुझे देखने वाला वही है, इसलिए उसको पैरोल दी जाए ताकि मेरा वो इलाज करवा सके। साथ के साथ एक एप्लीकेशन जेल डिपार्टमेंट को देती है, लेकिन अब तक जेल प्रिजन होम डिपार्टमेंट जिनके नीचे जेल विभाग आता है, तो वो एक लेटर लिखते हैं पुलिस को। फिर पुलिस कमिश्नर मुंबई के अपनी तरफ से जवाब देते हैं कि रमा नाइक की बहन की जो बीमारी है वो इतनी सीरियस नहीं है कि उसको इमीडिएटली हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़े और उसकी देख रेख करने के लिए उसका भाई उसके साथ होना चाहिए। तो इस किस्म का वो जवाब होम डिपार्टमेंट को दिया, लेकिन होम डिपार्टमेंट ने एक बार फिर उसको पैरोल दे दी। आप देखिए, कांग्रेस के लीडर, कांग्रेस के मंत्री अपने सपोर्टर्स को इलेक्शन में इस्तेमाल करने के लिए हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की धज्जियाँ उड़ाकर, मुंबई के पुलिस कमिश्नर की धज्जियाँ उड़ाकर BRA गैंग के लीडरों को सरपरस्ती देते रहे। आज हम जब बात करते हैं कि पॉलिटिकल क्रिमिनल नेक्सस, दोस्तों ये आज का नहीं, ये 1983 का मुंबई में चल रहा है। उसके पहले भी जब इनको पकड़ा गया था तभी मुख्यमंत्री AR अंतुल्ले थे, उनके बाद बाबा साहब भोसले आए, और जब ये ड्रामा हाई कोर्ट में हो रहा था तब वसंत दादा पाटिल मुख्यमंत्री थे, जिनके पास होम डिपार्टमेंट भी था। और ये केस चलता चलता आखिर में 1985 में इसका फैसला आता है, जिसमें इन तीनों को फिर जेल भेज दिया जाता है। उस समय के जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर जेल थे 85 में, वो थे मिस्टर विलास सावंत। अब विलास सावंत ने जो बचकाना किस्म के एफिडेविट दिए थे हाई कोर्ट में, उनको भी फटकार लगी, लेकिन अल्टीमेटली उनको जाना पड़ा उन्हीं क्रिमिनल की वजह से जिनकी मदद करते थे। वो किस्सा आपको सुनाएंगे, कैसे IG प्रिजन्स ने उनको एक बार अपने दरवाजे के बाहर खड़ा रखा और कैसे उनकी होम मिनिस्ट्री गई। वो अपने आप में एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा। और उसके थोड़े सालों के बाद वो नमोशी बर्दाश्त नहीं कर सके और ये दुनिया छोड़ के चले गए। दोस्तों, ये किस्से हैं बाबू रेशम, अमर नायक और अरुण कबीर के। अब देखिए, अगर ये लोग अपना असर रसूख दिखा के 85 के एंड में वापस जेल बाबू रेशम चला जाता तो कितना अच्छा रहता। 87 में मार्च में उनकी हत्या हो जाती है। अगर जेल में होता तो शायद बच जाता। इसको कहते हैं तकदीर का खेल। इसी तरह रमा नायक अगर सरकार की दखल से, पॉलिटिशियन की दखल से पैरोल पे नहीं आया होता तो शायद वो दुबई ना गया होता, दाऊद से झगड़ा ना हुआ होता और उसका एनकाउंटर ना हुआ होता। ये अगर की बातें हैं, लेकिन वो जो दुश्मनी शेट्टी गैंग की और शेट्टी लोगों की, जो बाद में शेट्टी गैंग बन गया और बाकी गैंग से शुरू हुई, उसी की वजह से रमा नायक का एनकाउंटर, जो बेसिकली मर्डर था। दाऊद के पास जो केस गया वो झगड़ा जो उस समय की 3.5 करोड़ की प्रॉपर्टी का था, जिसको रमा नायक क्लेम कर रहा था, शरद शेट्टी क्लेम कर रहा था। दाऊद ने फैसला किया शरद शेट्टी के हक में। अब देखिए, अगर ये शेट्टी और BRA गैंग की दुश्मनी नहीं होती तो वो ज़मीन रमा नायक को मिलने वाली थी।
ये अंदर के लोगों ने बताया। उस पर पहला हक रमा नायक का था, लेकिन क्योंकि इन लोगों ने शेट्टी को मारा था, शेट्टी लोगों की दाऊद से दोस्ती थी, उनका दाऊद के ऊपर प्रेशर भी था, तो उन्होंने वो फैसला अपने हाथ में करवा लिया और रमा नायक को मरवा दिया। शेट्टी कम्युनिटी जब किसी के पीछे लगती है तो छोड़ती नहीं है, बहुत दूर तक जाती। बहुत से लंबे चौड़े किस्से हैं अंडरवर्ल्ड के, जहाँ शेट्टी लोगों ने कई कई सालों के बाद बदले लिए। ऐसे नहीं कि आज आपने किसी शेट्टी को मार दिया तो आप आराम से बैठ जाओगे, उसका बदला लिया जाता। और उसी बदलों के चलते चलते कितने लोग शेट्टी लोगों ने मार दिए, कितने शेट्टी दूसरे लोगों ने मार दिए। ये अपने आप में एक मुंबई अंडरवर्ल्ड के इतिहास का हिस्सा बन गया। तो दोस्तों, आज के इस किस्से में इतना ही। आने वाले दिनों में इस किस्म के और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होगी। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।